बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ये 29 दिसंबर 2022 और दिन है जुमेरात का। हम सबसे पहले तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। जो स्पीकर कौमी असम्बली के स्पीकर राजा रियाज के सामने पूरी 135 अरकान जो पीटीआई के थे, उनका वक्त इज्तिमाई सूरत में गया और उनको अपने इस्तीफ़े पेश किए। जी हाँ, ये लास्ट हफ्ते से यही चल रहा था कि जी इसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दे दी थी कि आप एक दफ़ा जाएं और अपने इस्तीफ़े दोबारा से मंजूर करवा के ले आएं। तो उस सूरत हाल में इनकी मुलाकात हुई। अच्छा, उस जब वहाँ पे जब पेश हुए तो वफ़द ने इनको दोबारा एक तरह से यकीन दहानी कराई कि जी हमने अपने इस्तीफ़े को आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिए थे, उनको मंजूर करके और इनको जो है आप हमें नोटिफिकेशन जारी करें ताकि इन इलाकों में दोबारा इलेक्शन करवाए जा सकें, या दोबारा से एक तरह से कौमी असम्बली के जो इजलास जो इलेक्शन है वो दोबारा से इनेकाद किया जाए। उसके ऊपर जो परवेज़ अशरफ साहब थे, उन्होंने अपना एक ज़िद बरकरार रखी और दोबारा से यही अंदिया दिया कि जी मैं इज्तिमाई सूरत में इस्तीफ़े कबूल नहीं करूँगा। मैं सब जो है इनफरादी हैसियत से मेरे पास हाजिर हों, मेरे चैम्बर में हाजिर हों, मैं उनसे डिटेल में राज के अंदर या प्राइवेसी के अंदर बातचीत करके और फिर मैं कबूल करूँगा ये इस्तीफ़े। तो पूछना ये था इनसे कि जी इससे पहले जो 11 इस्तीफ़े थे, क्या वो भी इसी तरह पे से एक्सेप्ट किए गए थे? वो 11 इस्तीफ़े तो इनकी बदनीयती पे मुश्तमिल थे, क्योंकि उन 11 जो हल्के हैं उनको ये देख के एक तरह से इलेक्शन उनके इस्तीफ़े मंजूर करवाए गए कि जी ये कमज़ोर तरीन हल्के हैं, एक टेस्टर सा चेक कर लेते हैं ज़रा सा कि इनके ऊपर अगर इलेक्शन कराते हैं तो हमें कितनी कामयाबी मिलती है। तो उनके ऊपर जो था, इमरान खान साहब ने 9 हल्कों के ऊपर ख़ुद इलेक्शन लड़े और जिनमें से 7 इलेक्शन वो ख़ुद जीत गए थे, और सॉरी 8 के पे वो ख़ुद खड़े हुए थे, जिनमें से 7 वो जीत गए थे। उनका भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है इमरान खान साहब एक सीट रख के बाकी तो वो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल वही दोबारा से एक डेडलॉक की सूरत हाल चल रही है। और ये एक तरह से क्या ये आइनी जिम्मेदारी नहीं है कि इन इस्तीफ़ों को कबूल किया जाए? कभी उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप तो सैलरियाँ ले रहे हैं, आप तो ये कर रहे हैं, जिसके ऊपर पूरी अली जैदी साहब का भी मैसेज आया कि जी मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लें, मेरे को कोई सैलरी वैलरी कोई ना मैंने ली है, ना मेरे को डाली जा रही है इन अकाउंटों में। तो इस्तीफ़े क्यों नहीं मंजूर किए जाते? इस्तीफ़े इसलिए मंजूर नहीं किए जाते कि असम्बलियाँ तहलील ना हो जाएं। असम्बलियाँ तहलील ना होने के चक्कर में यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ तहलील हो गई हैं हमारी। इस इस्तीफ़े रोकने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान रुक गया है, पूरा पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है एक तरह से। और हालात ये हैं कि जी आज की जो खबर है वो ये है कि स्टेट बैंक ने अपने आदाद शुमार जारी करते हुए ये दिया है कि 5.88 अरब डॉलर बच चुके हैं जो इस वक्त हमारे अकाउंटों में। और हालात कुछ आगे बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वही पुराना डेडलॉक चल रहा है। सेम सूरत हाल पंजाब असम्बली में है। पंजाब असम्बली में जब पंजाब असम्बली को तहलील, पंजाब और केपी के असम्बली को तहलील करने का मामला आया, तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल के अदम एतमाद के जो मोशन थी वो जमा करा दी गई। गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया गया, हाई कोर्ट में अपील कर दी गई, जिसके ऊपर बाद में जब ये मामला अदालत तक पहुँचा तो अदालत ने 11 जनवरी की जो समाअत है वो मुकर्रर है। वो मामला भी इस वक्त एज इट इज़ तातुली का शिकार है, वहाँ भी असम्बलियाँ तहलील नहीं करने दी जा रही। दूसरी जो आज गवर्नर साहब ने नून लीग को एक तरह से एश्योरेंस दिलवाई, एक गारंटी दिलवाई, वो ये कि जी मैं परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम होंगे। ये उन्होंने उस वक्त कहा जब ज़रदारी साहब पहले इस सारे अमल को वहाँ से चौधरी शुजात साहब के पास मुलाकातें कर चुके और सब कुछ करने के बाद जो है वो वापस आ चुके। अब अलीम डार और गवर्नर साहब जो हैं वो ख़ुद इस वक्त मैदान में अपना ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। और अब मेम्बरान को ये तो नहीं कह सकते कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें या हमारे हक़ में वोट डालें, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा साफ एक अहकामात जारी कर दिए गए कि जो भी अपनी पार्टी से हट के वोट डालेगा उसका वोट कबूल भी नहीं किया जाएगा और वो एक तरह से उनकी सीट भी ज़ाया हो जाएगी। तो अब इसका करना ये है कि उन्होंने काफ़ी मेंबरान को ये ऑफरें की जा रही हैं जिनमें 5 करोड़ से 15 करोड़ तक की ऑफ़र की जा रही है कि आप असेंबली में ही ना जाएं। अब उनमें से आज जो पीटीआई का एक इजलास हुआ था जहां पे उनकी सबकी बैठक हुई, जिनमें 177 पीटीआई के उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवार जो हैं वो काफ लीग के हैं। उन पे 7 उम्मीदवारों के ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है कि वो असेंबली में शामिल नहीं होंगे या असेंबली जो जिस दिन एतमाद का वोट लिया जाएगा वो वहाँ से अपनी गैर हाजिरी शो करेंगे। तो वो इस चीज़ को एक अमली जामा पहनाते हुए उम्मीद है कि 3 से 4 दिन के अंदर या अगले आने वाले हफ्ते में नेक्स्ट वीक में वो लोग एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। या एक सूरत हाल ये भी बनती है कि वो 11 जनवरी का जो समात है वो कंप्लीट होने के बाद वो जो है एतमाद की वोट की तरफ जाएं। इसके आगे जी चलते हैं हम आज इसहाक डार साहब के हवाले से। इसहाक डार साहब को जो वफाकी वज़ीर ख़जाना हैं, नैब ने एक बड़ा रिलीफ दिया है उनको। उनके मुंजमद असासे और उनके मुंजमद जो बैंक अकाउंट्स थे वो सब रिलीज़ करने का ऑर्डर जारी कर दिया उन्होंने। देखा जाए तो उनके तो जो असासे हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और उनको रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, लेकिन पाकिस्तान अवाम को कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान अवाम उसी मझधार में फंसी हुई है। रोटी और वो जो नारा एक लगाया गया था 77 में कि जी रोटी कपड़ा और मकान, वो नारा अभी पूरा क्या, अब तो रोटी के भी लाले पड़ गए कि आटा 140-150 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। गैस की लोड शेडिंग जो सर्दियों में एक नॉर्मल अमूमा थी वो भी चल रही है, साथ में गैस लोड शेडिंग तो क्या गैस आ ही नहीं रही है। और सर्दियों में हमने इलेक्ट्रिक जो लोड शेडिंग है वो तो देखी ही नहीं थी, बल्कि पिछले 3.5 साल में कोई एक राहत का मोमेंट मिला था, उससे भी गए। बिजली की लोड शेडिंग भी चल रही है इसके साथ साथ। तो आगे चलते हैं जी। उनको रिलीफ मिला है। रिलीफ के हवाले से कल उनका बयान आया था कि जी हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, या मैं एश्योरेंस दिला रहा हूँ कि आपको मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और उन्होंने एक इतला दी हमें। इतला देने का ये था कि जी डॉलर हमारे स्मगल हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में। तो उसके ऊपर कल एक बोस्तान साहब ने एक बड़ा अच्छा कहा कि चलो डॉलर की तो समझ आती है कि डॉलर तो छोटी छोटी गड्डियाँ होती हैं, फर्टिलाइज़र, गंदम, ये भी स्मगल हो रही है। तो ये रोकना क्या अवाम का काम है? आप अवाम को क्यों बता रहे हैं? ये आप अमल दरामद करें ना, आप हुक्म जारी करें। क्यों स्मगल हो रहे हैं यहाँ से? और ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है कि पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर जो है वो निकल चुके हैं इन अकाउंटों से। आप मैं दोबारा एक बात दोहराता चलूँ, जिस दिन इमरान खान साहब को हुकूमत से उतारा गया था 10 अप्रैल 2022 को, उस वक्त स्टेट बैंक ने जो अदाद शुमार दिए थे वो 16 अशारिया कुछ ऊपर डॉलर थे, अरब डॉलर थे, जो अब 5.88 अरब डॉलर रह गए। ये तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतना कम अमाउंट हमारे बैंकों में रह गया हो। और हम लोग इस वक्त दवाइयाँ तक जो है वो इंपोर्ट करने में कासिर हैं। ये हालात हम पे पहुँच गए हैं। आगे हम लोग जो मेन मुद्दा है इस वक्त वो चल रहा है माइनस इमरान खान का। पिछले 8 महीनों में आपने देख लिया होगा क्या क्या हरबे, 8 से 9 महीनों में क्या क्या हरबे नहीं इस्तेमाल किए गए। कहाँ वीडियो जारी की गई, जो है तौहीन अदालत का केस डला, तौहीन मज़हब का केस डला, जो दुनिया जहान के केसेस थे वो खोल के रख दिए सिवाय करप्शन के, क्योंकि करप्शन इनको मिल नहीं रही है। करप्शन का केस खोले ना, करप्शन का केस खोल के उनके ऊपर केसेस बनाए तो वो भी बात बनती है। लेकिन कमोबेश तकरीबन कोई 30-35 के करीब लगभग उनके ऊपर केसेस डाले गए, और उनसे जब अफाका नहीं हुआ तो इन्होंने एक टेस्टर के तौर पे जो असम्बलियों के इलेक्शन जो थे वो भी करवा के देख लिए। उनमें हद ये है कि 35 इलेक्शनों या 34 इलेक्शनों में से 29 इलेक्शन जो है वो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं। अब इलेक्शन में भी इनकी सूरत हाल ये है कि हर इलेक्शन से ये भाग रहे हैं।
अब इलेक्शनों के तरफ जो है, इलेक्शनों की जो हार इनको नज़र आ रही है और हर तरफ से ये फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब नया एक शोशा जो कल छोड़ा इन्होंने, वो था अपना टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, टेक्नोक्रेट हुकूमत का। ये वो बात है जो मैं आपको पहले भी दोहरा चुका हूँ कि मुशर्रफ जैसा बंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कभी नहीं मिलेगा, जिन्होंने इनके ऊपर केसेस डाले और उसके बाद इनको 10 साल के लिए मुल्क से एक जगह पे अलग कर दिया, जो ये कहते हैं कि जी हमें एक तरह से मुल्क से निकाल दिया, जो कि खुद करके गए थे। ऐसा बंदा इनको दोबारा नहीं मिलेगा और सेम वही प्रोसीजर एक तरह से दोहरा रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो साफ मौक़िफ़ आ गया कि हम किसी किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत या टेक्निकल इंजीनियरिंग को नहीं मानेंगे और इसको मज़ामत करेंगे हम इसके ऊपर। तो मुस्लिम लीग नून का भी ऐसा ही आया, लेकिन इनके पेट में जो है बयान तो इनका आ गया है, लेकिन इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं। इनको इससे बेहतरीन और मौका क्या मिलेगा? इन्होंने अपने सारे जो नैब के कवानीन है वो चेंज कर दिए, ईवीएम को रिवर्स कर दिया है, अपने आप को एनआरओ 2 दे दिया है, अपने सारे केसेस माफ़ कर दिए गए हैं और उसके ऊपर सोने पे सुहागा इलेक्शन की तरफ ये तो नहीं जा सकते। तो इन्होंने एनआरओ वो जो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का एक कर दिया। और टेक्नोक्रेट अगर आ गई तो यकीन करें इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी होगी, जिनको पता है कि उनके केसेस तो माफ़ हो चुके हैं अगले वो, क्योंकि जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है वो कोई केस जो इनके नैब के कानून है उनमें कोई रद्दोबदल तो नहीं कर सकेगी, लेकिन अवाम के ऊपर वो अपना जो है वो ठीक तरीके से टेक्निकल जो है वो नबर्द आजमा होगी। तो इनके केसेस तो सारे वापस रिवर्स नहीं हो सकेंगे। हाँ, ये है कि सारा मुद्दा जो है वो उनके ऊपर डल जाएगा कि जी ये इन्होंने किया है। और ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान में नहीं हो रहा कि टेक्निकल हुकूमत की बात की जाए, टेक्नोक्रेट्स की बात की जाए। इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले भी 1969 में जो याह्या खान ने एक टेक्नोक्रेट हुकूमत कोई साल 2 साल का पीरियड लेके बनाई थी, उसमें हमें अपना आधा मुल्क गंवाना पड़ा। उसके बाद मोइन हैदर का एक किया गया था, उसमें भी कोई खातिर खा नताइज कोई है अखज़ नहीं किए गए। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्या हमें डॉलर इकट्ठे करके दे देगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत जो है उसकी आवाम में तो पजीराई होगी नहीं ना, तो वो कोई ऐसा अमल भी नहीं कर पाएगी, कोई ऐसे कानून साजी भी नहीं कर पाएगी जिन पे ये कहा जाए कि हमें कोई सुकून या स्टेबिलिटी मुल्क में नज़र आती है। ओहो, इसके अलावा ऐसे इस शौकत अजीज़ साहब जी भी जो थे वो भी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हैसियत से आए थे और टेक्नोक्रेट सिस्टम एक राइज कर दिया था मुशर्रफ ने कि चलो जी 3-4 साल के लिए ये भी गुजर जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसके ऊपर अब कुछ ये उस वक्त मुद्दा खुला जब शब्बर जैदी साहब ने टीवी पे आके इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि जी मुश्किल फैसले तो करने पड़ते। मैं उनका एक ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ी सी एक क्लियरनेस आ जाएगी उसके अंदर। उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि जी पाकिस्तान मुश्किल माशी बहरान से गुजर रहा है। सवाल सलाहियत का नहीं बल्कि मुश्किल फ़ैसलों का है, मुश्किल फ़ैसलों के सियासी नताइज का है। यानी कि सियासी जमातें जो है वो मुश्किल फ़ैसले अपने नताइज, क्योंकि वोट गिरने की उनको वो होती है तो नहीं ले पा रहे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब आपको याद होगा कि ये गवर्नमेंट आई थी जिस वक्त, तो मैंने उस वक्त भी यही बयान दिया था कि इंतहाई कमज़ोर तरीन हुकूमत ये बिठाई जा रही है जो कि सिर्फ 2 वोटों से आई है। सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि अब वक्त नहीं है, टेक्नोक्रेट किसी मसले का हल नहीं है, मगर सवाल ये भी है कि कौन ये कड़वी गोली इस्तेमाल करवाएगा, और अगर कोई समझता है कि हालात ख़राब नहीं तो वो मासूम है। तो ये मैं आपको पहले भी बयान कर रहा हूँ। मैं तो मुझे तकरीबन महीना हो गया है कि ये मईशत के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ आपको डिटेल देता रहता हूँ और हालात बताता रहता हूँ, जिसके बरक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि जी हालात बिल्कुल ठीक है। वो खुद मान रहे हैं कि हुकूमत हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन इन हालात का जो हल है वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी नहीं है। इन हालात का हल जो पाकिस्तान की अक्सरियत अवाम चाहती है वो है, उसी पे चलना होगा, उसी के साथ आगे निकलना होगा। वही कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे। ज़ाहिर है जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी 2018 में, उस वक्त भी हालात को कमोबेश सेम ही थे कि 6.1 अरब डॉलर या 6.5 अरब डॉलर हमारे अकाउंटों पे पड़े हुए थे। और उस वक्त जब मुश्किल फ़ैसले लेने पे बात आ रही थी तो यही जो थे उस वक्त चीख रहे थे कि जी इसने तो टैक्स बढ़ा दिए, और एक तरह की मीम्स बना के जारी की गई और एक तरह से पूरे शोर गुल खड़ा कर दिया गया।
खैर देखिए जी, अल्लाह बेहतर करने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेक्नोक्रेट का यह तजुर्बा कामयाब होगा या इस पे इस्टेब्लिशमेंट सोचने का करेगी, क्योंकि ये हम लोग पहले भी आजमा चुके हैं काफ़ी दफ़ा। आगे चलते हैं जी। कोर कमांडर की 254वीं जो सरबराही मीटिंग हुई है उसके ऊपर हवाल ये है कि उनमें दहशतगर्दी के ताक़ुब में जाने का फ़ैसला किया है अपना, और जो है दहशतगर्दी जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है माशी सूरत हाल के बाद, तो उनके ऊपर उनकी जो है मीटिंग हुई है और उसको कहा गया कि जी हम दहशतगर्दी किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला है। और इसके अलावा आज वज़ीर आज़म साहब से भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है, उस पर भी ये अज़म दोबारा दोहराया गया कि जी दहशतगर्दी को किसी सूरत भी नहीं उठने दिया जाएगा और दहशतगर्दियों के ताक़ुब किया जाएगा और उनको जहाँ भी है उसको कुचला जाएगा। आगे चलते हैं जी। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो जिनमें इस्लामाबाद की जो बलदियाती इलेक्शन में पीडीएम हुकूमत भाग गई थी, उनके ऊपर अपडेट देता चलूँ कि जी उन पे जो खर्चे हो चुके हैं वो एक तरह से जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई वो तकरीबन 50 से 60 करोड़ के जो है खर्चे हो चुके हैं हुकूमत के भी, और जो मेंबरान वहाँ पे लड़ रहे थे, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी कैंपेन भी की है और दूसरी तीसरी दफ़ा ये कैंपेन कर रहे हैं। कराची के अंदर ये 7वीं दफ़ा कैंपेन हो रही है। अब कराची का इलेक्शन भी अगर ये लोग मुलतवी कर दें तो जो खड़े हुए हैं अपने मेंबरान, उनकी जेबों से तो 7वीं दफ़ा ये पैसे निकल चुके हैं और इतनी सख्त उनमें भी नहीं रही है कि अब वो ये इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से लड़ सकें या वो उसका वो कर सकें। और अब इनकी तरफ से एक और जो बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि रमज़ान में इलेक्शन करवाते हैं। ये किसी तरीके से भी ये हर तरह के तौर तरीके आजमा चुके हैं और आजमाए जा रहे हैं मज़ीद कि जी किसी तरीके से माइनस इमरान किया जाए, और माइनस इमरान इनसे नहीं हो पा रहा क्योंकि अवाम की एक बड़ी तादाद, पहले तो 2/4 बोलते थे, अब 3/4 के हिसाब से अवाम की जो मोहब्बत है या जो उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो इमरान खान के साथ है, क्योंकि अवाम को ये नज़र आ रहा है कि जी इन सब मसाइल का एक ही हल है जो इमरान खान की सूरत में या पीटीआई की गवर्नमेंट की सूरत में। और इस दफ़ा जो इमरान खान आएंगे वो इमरान खान वो नहीं होंगे जो हुकूमत लेने आए। अभी सुबह मैं व्लॉग सुन रहा था अपना इमरान रियाज खान का, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इमरान खान हुकूमत लेने नहीं आएगा, इमरान खान इक़्तिदार लेने आएगा। इक़्तिदार वो बंदा ले सकता है जो कि मुल्क के मुश्किल फ़ैसले भी कर सके, फिर उसका हाथ ना रोका जाए। फिर बाजवा साहब ने जिस तरह से कैंपेन की कि इधर से रशिया का दौरा कर रहे हैं इमरान खान और वहाँ से पीछे हुसैन हक्कानी साहब को एक तरह से पे करके उनको जो है एक तहरीक चलाई गई अमेरिका की आंखों में कि जी अमेरिका के लिए इमरान खान जो है अच्छा नहीं है, और उसके नैरेटिव को गलत तोड़ मोड़ के वहाँ पे पेश किया गया। अभी जो बिलावल भुट्टो भी वहाँ पे एक हफ्ता रह के आए तो वो भी सेम तरह की सूरत हाल यही है कि वहाँ पे हुसैन हक्कानी साहब उनको एक तरह से पोर्ट्रेट कर रहे थे या उनकी प्रोफाइल मजबूत कर रहे थे। और ये उनके आने के बाद ये जो है टेक्नोक्रेट हुकूमत का शीशा छोड़ा जा रहा है कि जी 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत को ले आया जाए। इस का अमल दखल कहीं ना कहीं इसकी जो तारें हैं, जो डोरें हैं, वो इस पीडीएम गवर्नमेंट से मिलती जुलती हैं और कहीं ना कहीं से ये अमेरिका से जुड़ा हुआ मामला है। कराची के हवाले से आपको एक अपडेट देता चलूँ। कराची में जो गवर्नर टिसोरी साहब हैं वो एक बहुत उनके सामने एक बड़ा मसले का हल आया है कि जी पीटीआई को यहाँ से ख़त्म करने के लिए अब कोशिश की जा रही है कि जो पीएसपी है पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो उनको और इन सबको यकजा किया जाए और यकजा करके वो किया जाए। उनकी मीटिंगें में हो चुकी हैं तकरीबन, और आज रात को ये कोई पीएसपी के हेड ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इनको यकजा करेंगे। आप कुछ भी कर लें, ये देखिए पिछले 35 सालों से एमक्यूएम कराची के अंदर है। एमक्यूएम कराची को क्या मिला? कराची को सिवाय जो है बेरोज़गारी के, सिवाय जो है खड्डे, लोड शेडिंग, बिजली, बेरोज़गारी और महंगाई के अलावा मिला क्या कराची को? कराची को कुछ भी नहीं मिला। कराची के हालात को हमने सारे तजुर्बे आजमा के देख लिए कि हमने जी एक जमात के साथ भी जुड़ के देख लिया, हमने सूबाई हुकूमत के साथ भी जुड़ के देख लिया, हमने वफाक के साथ भी जुड़ के देख लिया। कराची के मसाइल का हल अभी तक नहीं हो पा रहा है।
और कराची जो है वो शहरग है पाकिस्तान की। शहरग क्या, मैं कहता हूँ दिल है पाकिस्तान का। तो कराची के हवाले से ये एक और नाकाम तजुर्बा करने जा रहे हैं। खैर इनको भी ये तजुर्बा करने दें और देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि इलेक्शन में इनको भी जो है बेहतरीन किस्म का जवाब मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इस बारे में बात ज़रूर कीजिएगा, और ताकि एक कुछ मेरी बातों का आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो सके कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और हम लोग किस तरह से ये मुल्क के साथ जो है इंजीनियरिंग की जा रही है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।